नमस्ते। दुनिया भर में व्यापार करने का तरीका शायद पूरी तरह से बदलने वाला है। बहुत से देश अब एक ऐसे सिस्टम की तलाश में हैं जो उन्हें किसी एक करेंसी, खासकर डॉलर पर अपनी निर्भरता से आज़ाद कर सके। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सोने को इस नई दुनिया के सेंटर में लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या दुनिया की सबसे पुरानी संपत्ति यानी सोना 21वीं सदी के ग्लोबल ट्रेड को चलाने की ताकत बन सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या। देखिए, आज की तारीख में असली प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड एक ही करेंसी पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इसी वजह से कई देश अब इससे बाहर निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है यूनिट ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट, और इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ सोने से कोई पेमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। सोना तो बस एक, कह लीजिए, एक मीटर है, एक पैमाना है, एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट है जिससे सामान और सर्विसेज की कीमत तय की जाती है। असली लेन देन तो देशों की अपनी लोकल करेंसी में ही होता है। अब ये इतना बड़ा आइडिया है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सिर्फ एक बिजनेस डील हो रही है, शुरू से आखिर तक। देखिए, ये पूरा का पूरा सौदा सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में निपट जाता है। स्टेप 1, भारत का कोई एक्सपोर्टर सिंगापुर के एक बायर को बिल भेजता है, लेकिन रुपये या डॉलर में नहीं बल्कि सोने में। मान लीजिए 20 गोल्ड ऑन्स का बिल है। स्टेप 2, सिंगापुर का बायर पेमेंट अपनी ही करेंसी यानी सिंगापुर डॉलर्स में करता है और हमारे भारतीय एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाती है भारतीय रुपए में। और फाइनल स्टेप 3, दोनों देशों के बैंक अपने अपने बही खातों में इसे नोट कर लेते हैं। भारत के खाते में 20 गोल्ड ऑन्स क्रेडिट हो गए और सिंगापुर के खाते से 20 गोल्ड ऑन्स डेबिट हो गए। सिंपल। अब जरा सोचिए, ये तो एक सौदा था। जब ऐसे हजारों लाखों सौदे कई देशों के बीच होते हैं, तब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो ये सिस्टम इस उलझे हुए जाल को कैसे सुलझाता है? चलिए देखते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए सोचिए, आप दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं। सबने अलग अलग चीजों के लिए पेमेंट कर दी। अब आखिर में हिसाब कैसे होगा? क्या सब एक दूसरे को पैसे देते रहेंगे? नहीं ना। आप चाहेंगे कि कम से कम लेन देन में सबका हिसाब चुकता हो जाए। बस यही लॉजिक यहाँ भी काम करता है। और इसी लॉजिक को कहते हैं मल्टीलैटरल नेटिंग। यहीं पे एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस, मान लीजिए कोई ब्रिक्स सेटलमेंट बैंक, पिक्चर में आता है। वो हर एक ट्रेड को अलग अलग सेटल करने के बजाय ये हिसाब लगाता है कि दिन के आखिर में किस देश को कुल मिलाकर कितना लेना है और किसको कितना देना है। तो जब ये क्लियरिंग हाउस सारा हिसाब किताब करता है तो तस्वीर कुछ ऐसी निकल कर आती है। आप देख सकते हैं, भारत और रूस नेट क्रेडिटर हैं, मतलब उन्हें पैसा मिलेगा, और सिंगापुर और ओमान वो है नेट डेबिटर, मतलब उन्हें पैसा चुकाना है। और इस पूरे गणित का नतीजा ये कि हजारों पेमेंट्स का वो जो उलझा हुआ जाल था, वो अब सिर्फ 3 आसान ट्रांसफर्स में सिमट गया है। यही तो इस सिस्टम की असली ताकत है। और ये रही वो फाइनल सेटलमेंट लिस्ट। ओमान रूस को पेमेंट करेगा, सिंगापुर रूस और भारत को पेमेंट करेगा, और बस हो गया हिसाब बराबर। 3 पेमेंट्स और सारे खाते क्लियर। अच्छा, तो ये फाइनल लिस्ट तो बन गई, लेकिन सवाल ये है कि ये देश असल में एक दूसरे को पेमेंट करेंगे कैसे? उनके पास कई ऑप्शंस होते हैं। जो देश डेबिटर्स हैं, यानी जिन्हें पैसा देना है, उनके पास एक पूरा सेटलमेंट टूल किट है। सबसे सीधा तरीका है फिजिकल गोल्ड ट्रांसफर करना, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। या फिर अगर दोनों देशों के बीच कोई खास समझौता है तो वो अपनी लोकल करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। और एक तीसरा बहुत ही इनोवेटिव तरीका भी है, गोल्ड लिंक्ड सेटलमेंट बॉन्ड्स। ये गोल्ड लिंक्ड सेटलमेंट बॉन्ड या GLSP आखिर है क्या? देखिए, ये एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है जिसे डेबिटर देश जारी करता है और इसकी वैल्यू गोल्ड आउंस में होती है। अब जो क्रेडिटर देश हैं, जिन्हें पैसा लेना है, वो इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। इससे फायदा क्या? फायदा ये कि उनका पैसा जो सोने के रूप में बस पड़ा रहता, अब उस पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा। मतलब एक घाटे को एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट में बदल दिया गया। चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं, उस एक्सपोर्टर के पास जिससे हमने शुरुआत की थी। उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सोने की कीमतों का घटना बढ़ना। तो ये सिस्टम उसे इस रिस्क से कैसे बचाता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अनिश्चितता नहीं चाहता। सोचिए,
अगर इनवॉइस भेजने और पेमेंट मिलने के बीच सोने का दाम गिर गया या बढ़ गया, तब एक्सपोर्टर का क्या होगा? इसका जवाब है हेजिंग। ये एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जिससे कीमतों के उतार चढ़ाव के रिस्क को खत्म किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है गोल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इससे होता यह है कि आप भविष्य में होने वाले सौदे का रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। इस टेबल से हेजिंग की ताकत साफ समझ आती है। एक तरफ है बिना हेजिंग के बिजनेस करना, जहां आपका रेवेन्यू पूरी तरह से सोने की कीमतों पर निर्भर है, रिस्क ही रिस्क है। और दूसरी तरफ है हेजिंग के साथ, जहां आपका रेवेन्यू पक्का है, गारंटीड है। हाँ, ये बात सही है कि अगर सोने का भाव बहुत बढ़ गया तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नुकसान का भी कोई डर नहीं है, जीरो रिस्क। और ज्यादातर बिजनेस के लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। क्या ये सोने पर आधारित सिस्टम वाकई एक नया इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट बन सकता है? इसके फायदे क्या हैं और इसमें चुनौतियां क्या हैं? देखिए, ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक पड़ले में इसके जबरदस्त फायदे हैं, जैसे किसी एक करेंसी पर निर्भरता का खत्म होना, ट्रांजैक्शन की लागत और झंझट का कम होना और देशों की आर्थिक आज़ादी का बढ़ना। लेकिन दूसरे पड़ले में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव को मैनेज करना होगा, सेटलमेंट का लॉजिस्टिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और सबसे ज़रूरी, इसमें शामिल सभी देशों के बीच एक दूसरे पर बहुत गहरा भरोसा होना चाहिए। ये एक लाइन इस पूरे सिस्टम के फलसफे को बड़े अच्छे से बयां करती है। मेक आउंसेस द यूनिट, करेंसीज द रेल्स। मतलब सोने के ऑन्स को हिसाब किताब की इकाई बनाओ और देशों की अपनी करेंसी को वो पटरी बनाओ जिस पर व्यापार की गाड़ी दौड़े। और आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या ये जो हम देख रहे हैं ये ग्लोबल ट्रेड का भविष्य है, या फिर हम बस एक नए और शायद ज़्यादा जटिल तरीके से अतीत की ओर लौट रहे हैं?